हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था अबाउट आवर लॉ सीरीज जो अभी हमारी कंटिन्यू बेसिस में चल रही है। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक लिया था कैसे हम फॉर्मेशन करते हैं सेक्शन 8 की कंपनीज का। और अभी तक हमारे जो पार्ट्स हुए हैं, कुछ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी हुआ था, बेसिक लेवल, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी हुआ, ओपीसी है, ओपीसी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, सेक्शन 8 है। अब इसी तरीके से दो चार पॉइंट्स और हैं हमारे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी चैप्टर में कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है और क्या क्या मेजर पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने होते हैं एक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम। तो जैसा जब अभी हमने इनकॉर्पोरेशन के हम स्टेप्स कर रहे थे उसमें मैंने एक वर्ड लिखवाया था आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और आपको ये भी बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में ये रहता है कि कंपनी किस पर्पस के लिए बनी है, मेन उसका पर्पस क्या है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारे के सारे कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल क्या रहता है कंपनी का, वो सारा आपका आर्टिकल्स में जाता है। तो बेटा आज का टॉपिक तो आपका मेमोरेंडम ही है, दैट इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MOA as defined under section 4। क्या कहता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? जैसा मैंने आपको बता रखा है, आपके जो प्रीलिमिनरीज भी दे रखे होते हैं, डेफिनेशंस दे रखी होती है, उसके अंदर आपका ये डिफाइन किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 56 कि मेमोरेंडम जो है, मेमोरेंडम मीन्स MOA of the company as originally framed or altered from time to time, alter किया जाता है उसको आपका time to time in pursuance of any previous law or of this act। मतलब आज आपने कंपनी फॉर्म कर दी विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ doing pharmaceutical work, and if you are going to do some manufacturing of the pen or any instrumental item, that time you have to change your object clause of the company, और जब आपको उसको अल्टर करना पड़ेगा यानी कि आपका मेमोरेंडम अल्टर होगा। मेन जो पर्पस होता है मेमोरेंडम का वो यही होता है, बेसिक कंसेप्ट यही होता है मेमोरेंडम का कि आपने अपनी कंपनी किस पर्पस के लिए ओपन करी। इसमें कुछ क्लॉजेस होते हैं, अभी मैं बस 2 स्टेप्स के बाद उसी पे आने वाली हूँ। तो बेसिकली मेमोरेंडम एक तरीके का ये रहता है कि आपकी कंपनी के बारे में डिफाइन करता है कि आपकी कंपनी क्यों बनी है, किस लिए बनी है। अब जो मैंने यहाँ लिखा है दैट इज अ सेक्शन नंबर 4, वो क्या डिफाइन करता है बेटा? सेक्शन नंबर 4 कहता है कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है फॉर द पर्पस ऑफ द मेमोरेंडम। सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या होता है बेटा? हम लोग ऐसे 2-4 बार सेक्शंस बोल लेते हैं तो हमें सेक्शंस भी याद हो जाते हैं। एक्ट 2013 seeks to provide for the requirement of with the respect of to the memorandum
ऑफ अ कंपनी। पहला पोर्शन इसमें आता है आपका फर्स्ट पार्ट कि बेटा इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। Why we are registering the memorandum of association? क्या पर्पस है हमारा मेमोरेंडम को बनाने का और उसको डिफाइन करने का। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आज हम कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डीलिंग विद द मेडिकल और द मेडिसिन रिलेटेड व फार्मास्यूटिकल का काम कर रहे हैं और अब हमने उसके लिए तो कंपनी को रजिस्टर कर दिया, बट अब हम बिहाइंड में कोई इंस्ट्रूमेंटल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। क्या हम लोग सही क्लॉज को लेके जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को? नहीं। अब इस पर्पस में क्या होगा, अब आपको उसको अल्टर करना पड़ेगा। तो बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपके 6 क्लॉजेस आते हैं और वही 6 क्लॉज आपको फिल करने पड़ते हैं। अब एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेके चलते हैं इस बात को और आगे अभी फिर ये ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि बेटा आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होता है, इनकॉर्पोरेट करना होता है अपनी पर्टिकुलर आरओसी में, जिसके लिए जो भी आपकी फाइलिंग्स होती है वो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCAT जो वेबसाइट है, आपको वहां पर प्रॉपरली रूल्स के अकॉर्डिंग पेपर्स को सबमिट करना होता है। तो जब आपके वो पेपर्स जाते हैं उसमें एक पेपर होता है मेमोरेंडम का भी, उसके अंदर 6 के 6 क्लॉजेस बने होते हैं, बस आपको फिल करना होता है। पहला क्लॉज होता है नेम क्लॉज, तो वहां पर भी आप अपना SRN डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नेम क्लॉज नेम भी आ जाता है। रजिस्टर्ड ऑफिस आप अपना डाल दो कि कहाँ पे आपकी ऑफिस सिचुएट रहेगी। ऑब्जेक्ट क्लॉज आपके 2 पार्ट्स में जाते हैं, एक होता है मेन ऑब्जेक्ट, एक होता है आपका दूसरा दैट इज द एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट जाता है उसमें, फोर्थ पॉइंट जाता है आपका कैपिटल, कितनी कैपिटल पे आप कंपनी बना रहे हो, लायबिलिटीज क्या रहेगी, और लास्ट में आ जाता है आपका सब्सक्राइबर्स। तो ये 6 क्लॉजेस रहते हैं, इसके अलावा इसमें 7वां कोई और पॉइंट नहीं आता है। तो जब हमने ये 6 पॉइंट समझे तो इससे हमें एक तरीके से क्यों कंपनी बन रही है, कौन कंपनी का मेन पार्ट है, हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? मैम बिल्कुल आ रहा है। तो यही मेन ऑब्जेक्ट है कि मेमोरेंडम बताना कि कंपनी का मेन वर्क क्या है, कि कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्म हुई है। पहला पॉइंट यही लिखते हैं बेटा, इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज फॉर्म। किसके लिए आपकी कंपनी बनी है, किस पर्पस के लिए, वो आपका इसमें बताते हैं। एंड ऑल्सो आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप of its operation beyond which its actions cannot go. सिंपल। वो ऑब्जेक्ट पहले से डिफाइन करके रख दो, उसके बियॉन्ड आपके कोई भी एक्शन नहीं जाएंगे। सेकंड पॉइंट, साथ साथ हमें ये भी पता चल जाता है इसमें, इट enables shareholders, creditors
those and all those who deals with the company. जैसा मैंने अभी आपको बताया, लास्ट में हमें एक सब्सक्राइबर का बताना होता है, तो वहां पे ये सारी डिटेल्स में चले जाती है। Who deals with a company. Point number 3, क्या ये आपका मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है? यस, मेमोरेंडम is a public document under section 399 of the Companies Act. बिल्कुल पब्लिक डॉक्यूमेंट आउट वाला इसमें पॉइंट है। 4, जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं, फोर्थ पॉइंट, the shareholder must know the purpose for which his money can be used by the company and जो भी रिस्क लिए जा रहे इन्वेस्टमेंट्स के, उस सब के बारे में शेयर होल्डर को पता होना चाहिए। The shareholders must know about the purpose for which his money can be used by the company. बेसिकली ऑब्जेक्ट को देखकर ही एक शेयर होल्डर आगे आता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सिंपल सी बात है। तो ये बेटा सेक्शन 4 का फर्स्ट पार्ट आया। सेम ब्राउन कलर से ही लेंगे अब हम इसका सेकंड पार्ट, जो होता है कि क्लॉजेस के, कि मेमोरेंडम के कितने और कैसे क्या आपके क्लॉजेस होते हैं। क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम। अब इसमें पहला जो क्लॉज होता है आपका फर्स्ट क्लॉज, दैट इज अ नेम क्लॉज। नेम क्लॉज। अब इसके अंदर जो भी कंपनी का नाम है उसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखा है या पब्लिक लिमिटेड लिखा है। प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो वो हो गई आपकी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड लिखा है तो वो हो गई आपकी पब्लिक कंपनी। नेम क्लॉज के अंदर क्या पॉइंट आए बेटा आपके? द नेम ऑफ द कंपनी, the name of the company with the last word, limited in the case of a public company, and private limited in the case of private company. Second part, registered office clause.
रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। कहाँ पे ऑफिस सिचुएटेड रहेगा कंपनी का वो भी आपको डिफाइन करके मतलब प्रॉपर एड्रेस वहां पे देना है। छोटी सी लाइन है बेटा इसकी। तो द स्टेट इन विच द ऑफिस, द रजिस्टर्ड ऑफिस of the company is situated। तो उससे आपको ये भी आइडिया मिल जाता है आपके आरओसी कहाँ, कौन सी स्टेट। थर्ड पॉइंट आता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए मेन पर्पस आपका मेमोरेंडम का होता है, दैट इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या रहता है बेटा? ऑब्जेक्ट क्लॉज किस पर्पस के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है? द पर्पस behind which the company is incorporated। ठीक है। अब एक और क्लॉज आता है बेटा इसमें आपका, दैट इज द डी, कैपिटल क्लॉज और वी कैन से लायबिलिटी क्लॉज। आ जाओ। लायबिलिटी क्लॉज आपको भी क्लास में पिछली वाली में, पिछले से पिछली में एक चीज बताई थी, आप कंपनी कैसे बना सकते हैं। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर एक हो गई, लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल विदाउट शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आप चूज करते हो उस हिसाब से आपका लायबिलिटी कंसर्न आता है। लिखते हैं इसमें, the liability of a member the liability of the member of the members of the company either limited और अनलिमिटेड, या तो लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। एंड ऑल्सो स्टेट, एंड ऑल्सो स्टेट क्या स्टेट करता है? पहले इन द केस ऑफ in the case of a company limited by share, in the case of a company limited by share, इसके अंदर क्या होता है, उतनी आपकी लायबिलिटी रहती है जितना आपने अनपेड रह गया आपके साइड से। यानी कि द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड, उतना ही उसको पेड करके वो फ्री हो जाए जब भी कंपनी को रिक्वायरमेंट लगती है और उसकी साइड से अभी तक अनड्यू चल रहा है। तो
the liability of its member is limited to the amount unpaid on the shares held by them. आज बेटा मैं आपको सारे क्लॉजेस का ही बताऊंगी कंसेप्ट। रिजर्वेशन ऑफ अ नेम वगैरह को हम लोग एक न्यू वीडियो में लेंगे। बस इसी फ्लो में आप लोग चलते जाओ साथ साथ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि बेटा लॉ है, जरूरी नहीं हम एक सीक्वेंस में किताब में जैसे आपके इंस्टीट्यूट की बुक में दे रखा है उसी फ्लो में हम चले। इन द केस ऑफ कंपनी limited by guarantee, हाँ जी। अब यहाँ पे क्या आता है, जिसने की गारंटी दे दी, जब भी अगर कंपनी वाउंड अप में जाएगी तो उस पर्टिकुलर पर्सन को उतना पे ऑफ करना पड़ेगा। द अमाउंट, अब ये वाला टॉपिक ध्यान से सुनो, इसके अंदर फिर शेयर वाला मैटर नहीं होता, इसमें ये रहता है द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर undertakes to contribute। मतलब पहला पॉइंट आता है इसमें, टू द असेट्स ऑफ अ कंपनी टू द assets of the company in the event of being wound up। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, इसी का ही अभी हमारा पॉइंट चेंज नहीं हुआ है। बीइंग wound up when he is a member, अगर वो अभी भी उस कंपनी का मेंबर है तो उसको कंट्रीब्यूट करना है, और विदिन within 1 year after he chooses to be a member। जिस दिन वो मेंबर से पोस्ट से हटता है उससे 1 साल तक में अगर कोई दिक्कत आती है तब भी उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर वो टाइम पीरियड निकल गया नहीं कर। सेकेंड पॉइंट, टू द कॉस्ट एक्सपेंसेस and charges of winding up। और क्या क्या उसको करना है, ये सब बेटा एंड वाले ऑप्शंस है। ये भी करना पड़ेगा, ये भी उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फॉर एडजस्टिंग राइट्स
of the contribution among themselves. Among themselves. गारंटी के अंदर ये 3 पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब आते हैं बेटा लायबिलिटी क्लॉज हो गया और अनलिमिटेड के अंदर तो अनलिमिटेड ही हो गया, उसका तो कोई ऐसा हमें पॉइंट बनता ही। थर्ड पॉइंट आते हैं हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, दैट इज अ कैपिटल क्लॉज। अगर शेयर कैपिटल बेसिस पे आप कंपनी बना रहे हो तो आपका कैपिटल क्लॉज का भी पॉइंट आता है। शेयर कैपिटल यानी कि कितना आपका ऑथोराइज कैपिटल है, द amount of share capital, the amount of share capital with which the company is to be registered and the number of shares which the subscriber to the memorandum agree to subscribe which shall not be less than 1 शेयर। एटलीस्ट 1 शेयर तुमको लेना ही पड़ेगा। बस लास्ट क्लॉज आ जाता है सब्सक्रिप्शन वाला, पॉइंट नंबर एफ। जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका नाम सब्सक्रिप्शन क्लॉज। जो भी आपके कंपनी का पार्ट बन रहे हैं वो अपना नाम, एड्रेस वगैरह सब डाल के एक फाइनल सिग्नेचर करते हैं। सब्सक्रिप्शन क्लॉज। It is to be filed with the registrar within whose jurisdiction the registered office is proposed to be situated. The MOA and AOA is duly signed by, इसको मैं कैपिटल में लिख रही हूँ, signed by all the subscribers to the memorandum.
ये 6 क्लॉजेस होते हैं आपके मेमोरेंडम। नेम क्लॉज, नाम आ जाता है कंपनी का, उसके पीछे आ जाता है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस, कौन सी स्टेट आ रही है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और लास्ट इज द सब्सक्रिप्शन क्लॉज। यही मेन पॉइंट्स, ये आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ा ही। इसके बाद इसके अंदर जो रिजर्वेशन ऑफ नेम क्लॉज का रह जाता है 1-2 पॉइंट और कुछ इसके टेबल्स वगैरह आता है, उसको अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना पोर्शन बहुत है। ये क्लॉज का ई कट गया, को ई कर देते हैं इसको। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी टॉपिक को लेके, और जैसा मैंने कहा थोड़ी सी कंसिस्टेंसी हम क्लासेस की बढ़ा देंगे फ्रॉम दी नेक्स्ट वीक। ठीक है जी, तो इतना रिवाइज करो और कोई भी डाउट्स है तो पूछ लेना। कुछ डाउट्स आ रखे हैं अभी मेरे पास लास्ट कुछ क्लासेस के, उनकी वीडियोस बेटा आज या कल में ऑन एयर हो जाएंगी। ओके जी, बाय, टेक केयर।